एसएमएस फ्रेंडशिप कप का फाइनल आखिरकार नेपाल जीत गया है। नेपाल वर्सेस गुजरात के मैच में आज नेपाल ने पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फ़ैसला लिया और पावर प्ले में तो लग नहीं रहा था कि फ़ैसला कुछ उनके पक्ष में गया है। 4 के रन रेट से रन बन रहे थे, ओपनर स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा। कुशल भुरतेल ने अपना विकेट भी जल्दी गंवा दिया था। फिर आए रोहित पौडेल, अपने बेस्ट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं रोहित पौडेल। उसी फॉर्म को कंटिन्यू करके उन्होंने एक टाइम पे अनएक्सपेक्टेड सा लगने वाले स्कोर तक टीम को लेके गए और उनका साथ दिया आसिफ ने और कुशल मल्ल ने। 175+ जब आप ऐसी पिच पे स्कोर देते हो तो ईजी नहीं होता उसको चेस कर पाना, और कुछ हद तक वही हुआ। थोड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस की भी आज मैं तारीफ़ करूँगा, खासकर इतने समय से लगातार एक हेट जिनको मिल रहा था अविनाश बोरा, तो उन्होंने आज कमबैक किया है और ये उनके लिए एक आखिरी मौका सा भी दिख रहा था। जिस हिसाब से उनकी लास्ट सारी परफॉर्मेंस रही हैं, तो उनकी अगर बात की जाए तो आज के मैच में जाके उन्होंने एक हिंट सा दे दिया कि नहीं भाई, अभी भी मेरे पास कुछ बचा है, मैं सिर्फ टीम के अंदर महज नाम मात्र से नहीं हूँ, कुछ परफॉर्म मैं भी कर सकता हूँ। तो इस सीरीज़ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनका भी दिखना चाहिए था। तो लास्ट के मैच में उनका वो कंट्रीब्यूशन हमें दिखा पूरी सीरीज़ में। ज़्यादातर पूरा टूर्नामेंट हम अच्छा खेले, एक मैच को छोड़ के कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अपने सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठा के कैप्टनशिप में भी बदलाव किए थे, वो हमारे लिए वर्क करा नहीं था। तो हमने दोबारा अपनी आज जो प्लेइंग 11 जो हो सकती थी बेस्ट, वो अपनी उतारी और उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किया, और जिसका रिजल्ट है हम मैच जीते भी 18 रनों से। अब यहाँ से हम नेक्स्ट सीरीज़ ACC प्रीमियर कप खेलने जाएंगे ओमान में जाने से पहले जो हमें एक विनिंग मोमेंटम था, जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत थी टीम को, एक अच्छे एक क्वालिटी अपोनेंट्स के खिलाफ जो सीरीज़ होनी चाहिए थी, उसका एक मिला जुला सहयोग सा रहा है यहाँ पर। कुछ लोग इससे भी नाराज़ थे कि उतने क्वालिटी अपोनेंट्स नहीं थे गुजरात और बड़ौदा की टीम, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये सीरीज़ ठीक ठाक रही। मैं बोलूँगा कि कंडीशंस को ज़्यादा हमने रीड किया, प्लेयर्स से भी ज़्यादा हमको कंडीशंस में अडेप्टेबिलिटी लाने के लिए ये सीरीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो चीज़ में मैं बोलूँगा सक्सेसफुल रहे। हमने कंडीशंस को अच्छी तरह रीड किया, होम टीम से बेटर रीड किया, तभी हम फाइनल जीत पाए। तो ये एक पॉजिटिव इस सीरीज़ का अगर पूरा समराइज़ करें तो यही पॉजिटिव निकल के आया है कि अब आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में बिलीव ना करके, अब आपको कोर टीम आपको अपनी मिल चुकी है। अब आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अपने आप को सेट करके अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने में सक्षम है। अब हमें पता है हमारी वर्ल्ड कप या जो ACC प्रीमियर कप की जो टीम होगी, अब हमारी लगभग 90% टीम सेट है। अब हमें सिर्फ फोकस करना है अपने गोल पे। हमारा पहला टारगेट तो होना चाहिए एशिया कप का क्वालिफिकेशन, जो कि हमारे लिए वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो हम उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाएंगे, बट यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन और अचीवमेंट भी होगी हमारे लिए कि हम दोबारा इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के बेस्ट टूर्नामेंट में दोबारा हम अपनी टीम को खेलता हुआ देखें लगातार दूसरी बार। खासकर मुझे तो ज़्यादा उम्मीद इस टूर्नामेंट से, ACC प्रीमियर कप से। और वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट को मैं एक एक्सपीरियंस के प्लेटफॉर्म की तरफ से देखता हूँ कि वहाँ पर हमें अपने टैलेंट को शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पूरे वर्ल्ड की नज़र हमारे प्लेयर्स पे होगी, हमारे गेम पे होगी, और वहीं से ही हमको वो जो बूस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो जो परफॉर्मेंस, जो आई कैचिंग परफॉर्मेंस हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए जो महत्वपूर्ण होगा, ताकि वो बाहर दूसरी लीग्स में भी अपने आप को प्रूव कर पाएँ। जो बाहर की लीग्स और जो कंट्रीज़ हैं, तो सबको अपना टैलेंट शोकेस करने का जो मौका है वो वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप और ACC प्रीमियर कप में अगर किसी चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर एज ए टीम की बात करूं तो वो ACC प्रीमियर कप हमारे लिए एज ए टीम इंपॉर्टेंट है, और एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप अलग सोच सकते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक अच्छी सीरीज़ रही, हेल्दी सीरीज़ रही, फ्रेंडशिप सीरीज़ ऐसे भी बीच में होती रहे। अब हम अपनी A टीम को ऐसी टीम्स के साथ परफॉर्म करने के लिए भेजें। हालांकि आयरलैंड की जो A टीम है उससे भी हम लगातार आज भी तीसरा मैच हार गए, तो ठीक है, परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रही। पॉजिटिव पॉइंट, शतक, सेंचुरी बनाई अर्जुन कुमार ने, वो काबिल तारीफ़ थी। और काफ़ी प्लेयर्स जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी जिनसे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं रेगुलरली, कुछ अनलकी प्लेयर्स भी हैं, तो उनका डिस्कशंस हम दूसरी वीडियो में करेंगे। बट पॉइंट ये है कि अभी भी बहुत सुधार करना बाकी है। हम उतनी बढ़िया A टीम भी नहीं है अपने होम ग्राउंड में, तो
हम आइलैंड की ए टीम से हार रहे हैं तो ये समझिए कि हम अभी भी हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नेपाली क्रिकेट के अंदर, जिसकी हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। एक साल से ज़्यादा से हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि बॉलिंग कोच कब आएंगे। कुछ देर पहले ही कैन ने अनाउंस किया है कि वो रोड्रिक ईस्टविक, जिनको निकनेम रोडी बोला जाता था, उनको, जो एक फ़र्स्ट क्लास बारबाडोस के प्लेयर हैं, मतलब कि वो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने कभी वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बट वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और वेटरन माने जाते हैं अपनी फील्ड में। फास्ट बॉलिंग के काफ़ी अच्छे, फास्ट बॉलर की कैटेगरी में काफ़ी अच्छे बॉलर और काफ़ी मजे हुए कोच। अभी कुछ पिछले साल 2023 में उन्होंने कर्टली एम्ब्रोज को रिप्लेस करके वेस्ट इंडीज़ के कोचिंग भी संभाली, उन्होंने बॉलिंग कोच भी रहे वो वेस्ट इंडीज़ के पिछले साल, और एक्सपीरियंस काफ़ी है उनको। और हमारे लिए वो एक पॉजिटिव इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमें वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ही अपने ज़्यादातर मैचेस खेलने हैं। वर्ल्ड कप की कंडीशंस और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के लिए, और जो छोटा समय रह गया है उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी अच्छा इंक्लूजन है टीम के अंदर। और मेरे ख्याल से मोंटी सर ने भी इनका रिकमेंडेशन दिया होगा, क्योंकि मोंटी सर बैटिंग कंसल्टेंट भी रह चुके, बैटिंग कोच भी रह चुके वेस्ट इंडीज़ के, तो उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया होगा, तो वहीं से वो रिकमेंडेशन भी निकल के आ रही है। और हमने खेलना भी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ही है, तो वहाँ की कंडीशंस को रोडी से ज़्यादा अच्छा कौन समझ पाएगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंक्लूजन है उनका बॉलिंग कोच का टीम से जुड़ना। अब वो नेपाल कितनी जल्दी आते हैं और कब वो टीम के साथ प्रैक्टिस शुरू करते हैं वो देखना बाकी होगा। शायद मेरे को लग रहा है कि वो ओमान एसीसी प्रीमियर कप से पहले टीम के साथ ज्वाइन हो जाए और कुछ दिन प्रैक्टिस में भी टीम की हेल्प करें। हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट, थोड़ा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे लिए एक सिरदर्दी बना हुआ था काफ़ी टाइम से, खासकर डेथ बॉलिंग में हम काफ़ी रन्स अपने लीक कर रहे थे, और जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही थी, आज की अगर बात ना करें तो इससे पहले जितने मैचेस हुए हैं तो काफ़ी निराश ही हुए हैं हम, और लगातार हम अपनी डेथ बॉलिंग का जो स्तर है हमारा गिरता जा रहा था। तो होपफुली मान के चलिए कि इसके बाद कुछ हमें 10-15%, 20% कुछ सुधार देखने को मिले। अभी समय ज़्यादा नहीं है, पर जितना भी हमें समय हमारे पास रह गया है तो उसका सदुपयोग करना, पूरा यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। एक न्यूज़ और है, ओमान और नमीबिया की जो सीरीज़ चल रही है वो मैं काफ़ी क्लोजली उसको वॉच कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो ओमान की कंडीशंस है, पहले के जो 4 मैच थे, पहले के 3 मैचेस लो स्कोरिंग थ्रिलर रहे, कम स्कोर 130, 120, 110, 100 से 140 के बीच का स्कोर डिफेंड और चेज़ हो रहा था। और जैसे ही आपका चौथा मैच हुआ थोड़ा स्कोर बढ़ा, और आज तो नमीबिया ने 200 प्लस का स्कोर बोर्ड में डाल दिया है। अब मैच अभी भी चल रहा है, ओमान की चेज़ लगातार चल रही है, ओमान भी अच्छा चेज़ कर रही है, बट ये देखा जा रहा है कि पिच में काफ़ी वेरिएशंस भी हैं। मतलब एक टाइप की पिच नहीं है, पहले कुछ स्लो पिच थी, रन बनने में मुश्किल बन रहे थे। वैसा हमने गुजरात में भी देखा हमारी सीरीज में कि स्टार्टिंग में रन काफ़ी बनना मुश्किल हो रहा था, पर पिच की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है। पिच भी एक जैसा नहीं है, किसी पिच में अच्छी बैटिंग हो रही है और किसी पिच में बैटिंग करने में दिक्कत हो रही है। मीडियम पेसर्स को काफ़ी सूट कर रही है, मीडियम पेसर्स ज़्यादा विकेट ले रहे हैं ओमान के पिचेस पे। तो होपफुली हमारा वैसे ग्रुप है, उतना मुश्किल ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि अब देखिए 3 टीम है इंपॉर्टेंट एशिया के अंदर। वैसे T20 के अंदर कोई किसी को भी आंकना कम नहीं होता, बट UAE, ओमान और नेपाल, मतलब कि ये 3 फेवरेट्स रहती हैं किसी भी टूर्नामेंट के अंदर। हांगकांग को भी अगर हम शामिल करें, क्योंकि हम रिसेंटली हांगकांग का भी हार के आए हैं, तो हांगकांग को भी ऐड करें, हांगकांग हमारे ग्रुप में। बट सामने वाले ग्रुप से थोड़ा कंपैरेटिवली हमारा ग्रुप थोड़ा ईजी है, तो उतना कैरिड अवे ना हो जाए टीम और वैसे ओपोनेंट को हल्का ना ले। तो गाइज़, अब माहौल सेट हो चुका है, अब सीधा ही हम ACC प्रीमियर कप ही खेलेंगे ओमान के अंदर। अभी 12 अप्रैल से तो टूर्नामेंट शुरू भी है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 5-6 दिन का ये समझ लीजिए जो गैप है, अब इतना ही बाकी रह गया है। अपनी पूरी कवरेज ACC प्रीमियर कप की लगातार इसमें डालते रहेंगे, और जैसे भी अपडेट्स आएंगी हम उसको कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।